वीडियो ब्लर है क्या? वीडियो क्लीन नहीं दिखाई दे रहा क्या आपको? साफ तो है यार। क्या वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ओके, सफल वर्मा आपके नेटवर्क में फिर इशू है। अभी ठीक है? ओ अभी ठीक। ओके ओके, सो good afternoon to everyone. This is Shubham Poddar, your mathematics teacher from Chandra Public School, Maud. This is class 11th mathematics और हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में बात की थी और आज हम लोग ये डेरिवेशन हम लोगों ने ऑलरेडी कल कर ली थी। मैं बस स्टैंडर्ड कंडीशन में जो एलिप्स के दो सिनेरियो हैं, दो डिफरेंट सिनेरियो हैं, उनको बस एक फाइनल फिनिश दे रहा हूँ, दैट्स ऑल। ओके, तो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालने के लिए एलिप्स में अजम्पशन क्या की थी? सबसे पहली अजम्पशन क्या कि जो सेंटर है वो ओरिजिन पर हो और दूसरा जो एलिप्स के फोकाई हैं वो एक्स एक्सिस पर हो, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एलिप्स की एक्सिस है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो, है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही एलिप्स की एक्सिस बने, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। तो उसमें भी दो पॉसिबिलिटी बनती थी, एक जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर आए और दूसरा जब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर आए। एक एलिप्स जो बनेगा वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स कहलाता है और एक ये जो एलिप्स बन रहा है इसको हम वर्टिकल एलिप्स कहते हैं। दोनों स्टैंडर्ड सिचुएशन में है, इसमें भी सेंटर ओरिजिन पर है, इसमें भी सेंटर ओरिजिन पर है। इसके कोऑर्डिनेट लिख लीजिए 0,0। इसमें भी सेंटर ओरिजिन पर है, इसमें भी सेंटर ओरिजिन पर है। इसकी भी एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग है, इसकी भी एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग है। इसकी जब हम लोगों ने प्रूविंग की थी तो हमने ये अजम्पशन किया था कि सेंटर ओरिजिन पर हो और दोनों फोकस एक्स एक्सिस पर हो, दोनों फोकाई एलिप्स के दोनों फोकाई एक्स एक्सिस पर हो, ये हमने अजम्पशन किया था। तो हमारी एलिप्स की इक्वेशन ये प्रूफ हुई थी, प्रॉपरली प्रूफ किया हम लोगों ने इसे, कोई बाउंसिंग नहीं, कुछ भी स्किप नहीं किया, प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप इसे प्रूफ किया, यहां तक पहुंचे थे। ओके, अगर सिचुएशन इधर उधर होती, अगर ये दोनों फोकस एक्स एक्सिस पे ना होकर के वाई एक्सिस पर होते कुछ इस तरीके से, तो हमारा एलिप्स हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वर्टिकल बनता। सब कुछ सेम है, फोकस के जो कोऑर्डिनेट थे सब कुछ सेम है, बस जो एक्स एक्सिस का पॉइंट था वो वाई एक्सिस पर आ गया, जो वाई एक्सिस का पॉइंट था वो एक्स एक्सिस पे आ गया, बाकी ऐसा कोई खास चेंज नहीं है। ठीक है, अब सही है। अगर इस एलिप्स की आप इक्वेशन निकालेंगे बिल्कुल उसी मेथड से तब भी सेम आएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एनसीईआरटी में बी स्क्वायर इधर लिखा है, ए स्क्वायर इधर लिखा है। एनसीईआरटी में बी स्क्वायर को इधर लिखा है, ए स्क्वायर को इधर लिखा है, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपको एक सिंगल सीधी बात बता रहा हूँ,
एक्स स्क्वायर के नीचे सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर के नीचे सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर के नीचे सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर होगा, जो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस होगी। मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है? 2a यूनिट। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होती है? 2a यूनिट। और इसकी हाफ सेमी मेजर एक्सिस a यूनिट। माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है? यहां से यहां तक की 2b यूनिट, और इसका हाफ b यूनिट। तो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस a यूनिट, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस b यूनिट। सेमी मतलब हाफ, मेजर एक्सिस का हाफ a यूनिट, मेजर माइनर एक्सिस का हाफ b यूनिट। तो x के नीचे, x के अपॉन में यहाँ पर जो डिनोमिनेटर होगा एक्स स्क्वायर का, वो सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर होगा, और वाई स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर होगा वो सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर होगा। ये तो आप लोगों ने कल की है, इसे भी ज़रूर बना लीजिए, अनदर केस करके इसे भी जल्दी बना दीजिए। 2 मिनट लीजिए, जल्दी से नोट करके मुझे मैसेज कीजिए। आई होप अब आपने कर लिया हो। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना? इन दोनों में कंफ्यूज आप नहीं होइएगा कभी। कुछ एडिशनल टर्मिनोलॉजी है, हम लोगों ने एलिप्स के ऊपर काफ़ी कुछ पढ़ लिया था ऑलरेडी, बहुत है ना। टर्मिनोलॉजी में हम लोगों ने काफ़ी कुछ बात कर ली थी। एलिप्स की एक्सिस क्या है, एलिप्स का सेंटर क्या है, एलिप्स के फोकस क्या है, ये सारी बातें की थी। मेजर एक्सिस कौन सी है, माइनर एक्सिस कौन सी है। अब हम लोग कुछ और बात कर रहे हैं। Some additional terms in ellipse. सारी चीज़ें सेम है। ये V1,
V2, F1, F2 और ये सेंटर। लेटस रेक्टम जो हम लोगों ने पढ़ा था पैराबोला के टाइम, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। पहले तो यही लिख लो, मतलब डेफिनेशन वही है जो पैराबोला में थी। द फोकल chord perpendicular to the axis, the focal chord perpendicular to the major axis is called latus rectum। इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, मतलब इसको हम कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं ये लेटस रेक्टम है, इसको हम कह रहे हैं ये लेटस रेक्टम है। इसकी लेंथ निकालनी है, जो लेंथ इतनी होगी वही लेंथ इसकी भी होगी। इसका कुछ नाम लिख लेते हैं, इधर लिख लें, इधर जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ इसकी भी होगी। हमको पी क्यू की लेंथ चाहिए। एलिप्स में दो लेटस रेक्टम आते हैं। लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बताइए, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे सी, यहाँ ये ओरिजिन है, ओरिजिन से सी यूनिट चले, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है सी कॉमा 0, तो यहाँ से सी यूनिट चले और यहाँ से कुछ यूनिट ऊपर चलेंगे, कुछ ही मान लेते हैं उसको, वाई मान लेते हैं, सी कॉमा वाई। अच्छा ये पॉइंट एलिप्स पर लाई करेगा, सेंस वाई मत मानो, के मान लो, हमको के एक्चुअली फाइंड करना है, वाई में कंफ्यूजन होगी। एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। और इस एलिप्स पर, इस कर्व पर भाई एनसीईआरटी में वैसा क्यों किया, एनसीईआरटी जाने, हमें क्या बता, अभी बता रहा हूँ श्रेयांशु। ये पॉइंट पी जो है वो एलिप्स पर लाई करता है, तो मैं x की जगह c रख रहा हूँ, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह k रख रहा हूँ, के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और मुझको यहाँ से k की वैल्यू चाहिए। ये हाइट k है, ध्यान दीजिए, ये हाइट k है, ये c यूनिट थी, ये ओरिजिन था, ओरिजिन से c यूनिट राइट, ये एब्सिसा हो गया और ये ऑर्डिनेट हो गया, c k। अगर मुझको k मिल जाता है तो इसका डबल कर दूंगा तो मुझको लेटस रेक्टम की लेंथ मिल जाएगी। अब कहाँ लिखूं, ये याद है क्या किसी को, ये याद है किसी को, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर याद है तो ये बताओ कि क्या है वो, मैसेज करके बता दो, या एक मिनट रुक जाओ, माइक्रोफोन ऑन करने दो मुझे। विक्रमा को याद है, श्रेयांशु को याद है, हाँ विक्रमा बताओ, माइक्रोफोन ऑन करो अपना, बताओ जरा क्या है वो विक्रमा। विक्रमा सर वो रिलेशन मेजर एक्सिस, रिलेशन बिटवीन मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस है सर।
बिल्कुल बिल्कुल सही है, बस बस इससे ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस और जो फोकस के कोऑर्डिनेट थे सी ए और बी में, इसको पहले ही कराया गया था। वो सी स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सी स्क्वायर की वो वैल्यू मैंने पुट कर दी। ए स्क्वायर को अलग अलग कर लीजिए, ए स्क्वायर कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 1 और 1 भी कट जाएगा, ये माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर उधर चला जाएगा, ये बी स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बी स्क्वायर का उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए मेरी बात, के जो है एक वैल्यू आएगी बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस में और एक वैल्यू आएगी बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस में। एक वैल्यू आएगी बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस में और एक वैल्यू आएगी बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस में। तो प्लस और माइनस में दो वैल्यू क्यों आ रही है? क्योंकि ये के जो है एक बार इस पॉइंट का, अगर आप इस पॉइंट के ऑर्डिनेट के तौर पर देख रहे हैं तो के पॉजिटिव है, अगर आप नीचे वाले पॉइंट के ऑर्डिनेट के तौर पर देख रहे हो तो के नेगेटिव है। तो वो दोनों ऑप्शंस इसीलिए आ रहे हैं कि एक बार एलिप्स जो है वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, अगर y की एक वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी तो y की दूसरी वैल्यू नेगेटिव में भी मिलेगी। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दो आ रहा है। हमको चूंकि इसकी लेंथ से मतलब है, लेंथ से, हमको कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है, हमको के एज अ ऑर्डिनेट नहीं चाहिए, हमको ये लेंथ चाहिए, तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। यहाँ आपको समझना होगा कि मैंने प्लस माइनस साइन क्यों हटा दिया है, क्यों रिमूव किया। ओके, तो ये हो गई हमारी ये हाइट, ये हाइट हमारी के हो गई, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम डबल हो जाएगा। हेंस लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन ए। ये याद रखिएगा, एलिप्स में लेटस रेक्टम की लेंथ जो है वो 2b स्क्वायर अपॉन ए होती है। व्हाट इज बी? व्हाट इज बी? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। व्हाट इज ए? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। माइनर एक्सिस लेंथ के स्क्वायर का ट्वाइस अपॉन मेजर सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ। नोट करो। हम्म, छोटी सी एक्सरसाइज है, आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। तो आप इसकी लेंथ पर मत जाइएगा,
यहाँ ऊपर लिखा हुआ है इन द कर्व, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है इन द कर्व, यहाँ नीचे लिखा हुआ है कर्व, और यहाँ लिखा हुआ है इट इज सीन दैट। एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी।
लिखो ये सब। और ज़रा मुझको मैसेज करके बताओ कि इसके बाद तुम लोगों की क्लास कितने बजे से है। ये सब नोट कीजिए और मुझे मैसेज करके बताइए कि इसके बाद आपकी क्लास कितने बजे से है। ये नोट कर लिया तो बताइए, नोट कर लिया? हाँ डन, 3 बजे ठीक है, टाइम है हमारे पास। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। ये जो हमारा एलिप्स का कर्व है जो हम लोग कल डिराइव किए थे, x² / a² + y² / b² = 1, जहाँ a जो है वो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस है, b जो है हमारी लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस है। आफ्टर एनालाइजिंग it was seen that the points on the curve ellipse follow a certain geometrical rule। इसको देखने के बाद ऐसा देखा गया, इसको एनालाइज करने के बाद ऐसा पाया गया कि जो इसके पॉइंट्स हैं वो एक सर्टेन ज्योमेट्रिकल रूल फॉलो कर रहा है। और वो रूल क्या है? इट इज सीन दैट अ पॉइंट ऑन एलिप्स, एलिप्स पर कोई भी पॉइंट, जैसे मैंने एक पॉइंट लिया P, एक जनरल पॉइंट कोई भी P x y, कोई भी एक रैंडम पॉइंट है, ठीक है। A point on ellipse moves in such a way that, ये पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है एलिप्टिकल पाथ में, इसकी खासियत ये है कि द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वन ऑफ इट्स फोकस, इस पॉइंट की किसी एक फोकस से डिस्टेंस, चाहे इससे किसी से भी, ठीक है। अगर आप इससे फोकस ये डिस्टेंस देख रहे हो तो मैं यहाँ पर मैंने डायग्राम में इस फोकस से डिस्टेंस कंसीडर की है। तो एलिप्स का कोई भी पॉइंट और उस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, किसी एक फोकस से, मैंने यहाँ पर F2 को लिया है, इस पॉइंट P की F2 से डिस्टेंस और इसी पॉइंट P की एक डेफिनिट स्ट्रेट लाइन से डिफरेंस टू द डिस्टेंस फ्रॉम अ डेफिनिट स्ट्रेट लाइन, यूनिक स्ट्रेट लाइन, इसी पॉइंट P की एक फोकस से डिस्टेंस और इसी पॉइंट P की एक डेफिनिट यूनिक स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो एक कांस्टेंट होता है।
इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो एक कांस्टेंट होता है। जैसे पैराबोला में, पैराबोला याद कीजिए, पैराबोला में क्या होता था, हर पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस सेम होती थी। बिल्कुल, सफल वर्मा सही पकड़े, मैं सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। पैराबोला में क्या होता था कि पैराबोला का हर पॉइंट अपने फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल डिस्टेंसेस पर होता था। यहां पर भी वही चीज है, वहां पर रेशियो 1 आएगा, पैराबोला के केस में रेशियो 1 आएगा। फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंसेस का रेशियो अगर आप निकालोगे तो वो 1 आएगा। लेकिन एलिप्स के केस में आप पॉइंट P की फोकस से डिस्टेंस और इसी पॉइंट P की डायरेक्ट्रिक्स से एक स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का रेशियो निकालोगे तो भी वो कांस्टेंट आता है, लेकिन 1 नहीं आता है, बल्कि 1 से कम आता है, ठीक है। इस पॉइंट P की फोकस से और किसी एक डिफाइंड यूनिक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, उस स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का जब आप रेशियो देखते हो तो वो हमेशा एक कांस्टेंट ही होता है। बस यही है कि वो कांस्टेंट 1 से कम आता है। अब 1 से कम में क्या आ सकता है, देखिए 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 कर देने का मतलब आपने ये डिस्टेंस ही गायब कर दी। 0 और 1 के बीच में आएगा, तो 0 और 1 के बीच में तो सर दुनिया भर के कांस्टेंट होंगे। 0.1 होगा, 0.01 होगा, 0.001 होगा, 0.2 होगा, 0.23 होगा, 0.35 होगा। देयर आर मैनी रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1, और वो सब 1 से कम होंगे। तो हर कांस्टेंट के लिए एक एलिप्स बनाया जा सकता है, हर कांस्टेंट के लिए 0.12 का भी, ठीक है। हम एक ऐसा एलिप्स बना सकते हैं जिसका पॉइंट अपने फोकस से, हम एक ऐसा एलिप्स भी बना सकते हैं जिसके पॉइंट की उसके फोकस से और उसकी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंसेस का रेशियो 0.23 हो। हम एक ऐसा एलिप्स भी बना सकते हैं जिस पर जो भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स का उसके फोकस और उससे डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंसेस का रेशियो 0.32 हो, 0.5 हो, 0.7 हो, 0.99 हो। हर कांस्टेंट के करस्पॉन्डिंग एक एलिप्स होगा ही होगा। दे कैन बी इरेशनल, हाँ बिल्कुल इरेशनल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दे बिल्कुल इरेशनल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बताओ जरा, इरेशनल हो सकता है। हम किसकी रेशियो की बात कर रहे हैं सफल, PF1 अपॉन, हम किसकी बात कर रहे हैं, PF2 अपॉन PN। इस पॉइंट P की इस फोकस से डिस्टेंस और इस पॉइंट P की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, ये रेशियो की बात कर रहे हैं। PF2 ये जो डिस्टेंस है ये कुछ ना कुछ आएगा, PF2 डिस्टेंस जो है वो कुछ ना कुछ आएगा, और डिस्टेंस जो है वो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। इरेशनल आएगा तो हाँ बिल्कुल इरेशनल हो सकता है। मेरे दिमाग में ये आया ना कि चूंकि ये P बाई, ये जो रेशियो है वो P/Q फॉर्म में है ना, और P/Q फॉर्म में है तो इरेशनल कैसे होगा। मैं बता रहा हूँ, ये PF2 जो है वो एक डिस्टेंस है, ये न्यूमरेटर भी डिस्टेंस है और डिनोमिनेटर भी डिस्टेंस है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंसेस इरेशनल हो सकती है। आप खुद बताइए, क्या दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस √2 नहीं हो सकता? क्या दो पॉइंट्स के, इस पॉइंट और इस लाइन के बीच की डिस्टेंस √3 नहीं हो सकती? तो अगर ये √2 आ गया और ये डिस्टेंस √3 आ गई तो इरेशनल, कुछ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई भी एक इरेशनल हो गया तो वो इरेशनल ही आएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कोई भी डिस्टेंस अगर इरेशनल आ गई है ना तो वो इरेशनल ही आएगी। तो बिल्कुल ये रेशियो इरेशनल हो सकता है, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि मैंने कभी ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया था, मतलब इसको इरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा था। क्या लिखा है, कांस्टेंट जो है वो 1 से ग्रेटर होगा या स्मॉल होगा? स्मॉल होगा भाई, अब बोला तो मैंने कि ये पॉइंट P का ये फोकस से डिस्टेंस और इस पॉइंट P का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो 1 से कम होता है। एलिप्स के केस में 1 से कम होता है, पैराबोला के लिए 1 के इक्वल। आप ग्रेटर लिखे हैं, ओह नहीं 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 नहीं, यहाँ लेस देन लिख दो यार, लेस देन 1, सॉरी आई एम सॉरी।
इस रेशियो को, ये जो रेशियो है यहां पर, इस रेशियो को हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ कर्व। ये जो रेशियो है, अच्छा सुनो सुनो, बात में यहां सुनो, फिर से। अगर मैं इस पॉइंट की इस फोकस से डिस्टेंस देखता, ध्यान दीजिए, तो अब इस पॉइंट की इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस नहीं देखेंगे, इस पॉइंट की इस फोकस के करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स इधर है और इस फोकस के करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स इधर है। दो फोकस हैं और दोनों फोकस के करस्पॉन्डिंग दो अलग अलग डायरेक्ट्रिक्स है, दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन है। अगर आप इस पॉइंट P की इस फोकस से डिस्टेंस देख रहे हैं तो इस पॉइंट P की इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस देखेंगे, मतलब ये, इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं M डैश। तो अगर आप पॉइंट P की, देखो, अगर आप इधर देख रहे हैं तो पॉइंट P की F2 से डिस्टेंस और पॉइंट P की इस स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस PM, PF2 अपॉन PM, या अगर आप इसी पॉइंट P की इससे डिस्टेंस देख रहे हैं PF1, तो इस पॉइंट P की इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी PM डैश। इस डिस्टेंस, इस फोकस से डिस्टेंस और इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंसेस का रेशियो, या इस पॉइंट का इस फोकस से डिस्टेंस और इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंसेस का रेशियो, चाहे ये रेशियो चाहे ये रेशियो, ये हमेशा कांस्टेंट होता है और लेस देन 1 होता है। ये हमेशा कांस्टेंट आएगा और 1 से कम आएगा, और हर एलिप्स के लिए ये कांस्टेंट अलग अलग होता है। हर एलिप्स के लिए ये कांस्टेंट अलग अलग होता है। जैसे आप जानते हैं कि जितने भी सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ पर घूमते हैं, तो उन सारे एलिप्स का इसेंट्रिसिटी अलग अलग होगी। अगर किसी, उन सारी एलिप्स की, अगर दो एलिप्स के लिए ये रेशियो सेम आ गया, मान लीजिए आपने एक एलिप्स ड्रॉ किया, उसके लिए कांस्टेंट 0.5 आ गया, और आपने एक दूसरा एलिप्स ड्रॉ किया, उसके लिए भी कांस्टेंट 0.5 आ गया, है ना। ये जो डिस्टेंसेस का रेशियो ये 0.5 आ गया। उस केस में दोनों एलिप्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, वो अलग अलग नहीं रह जाएंगे। अगर एलिप्स अलग अलग है तो उनके लिए ये रेशियो अलग अलग आएगा, और अगर कोई दो एलिप्स के लिए ये रेशियो सेम आ रहा है तो इसका मतलब वो एलिप्स आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है और एलिप्स को एक डिफरेंट वे में, ठीक है, एलिप्स को एक डिफरेंट वे में डिफाइन करता है। एनसीईआरटी में ये डेफिनेशन नहीं दी हुई है और अनफॉर्चुनेटली ये अच्छी बात नहीं है। यहां तक नोट कर लो, दिस रेशियो, नीचे दिखाई दे रहा है अभी ना, यहां लिखा हुआ है दिस रेशियो इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। ये मुझको पैराबोला में लिखवाना चाहिए था, मेरे ध्यान से उतर गया। ऐसा इतना कुछ होता है ना इसमें, इतना कुछ होता है ना, और मेरी एक बहुत बड़ी कमी है। मैं जैसे होता है ना, मैं नोट्स वोट्स में बना करके नहीं रखता हूँ, और अगर नोट्स वोट्स बना करके रखता तो ये सब होता नहीं कि ये छूट गया, वो बताना भूल गया, ये बताना भूल गया, ये सब बड़ी। और नोट्स ना बनाने की भी एक वजह है ना, स्कूल टाइम वाली नोट्स से काम नहीं चलेगा ना, टीचर की अपनी एक नोट्स होनी चाहिए, एक लेसन प्लान बना करके टीचर पढ़ाता है। ये सब थोड़ी कमी है मेरे साथ। कुछ चैप्टर्स के मेरे पास लेसन प्लान बने हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बाकी के चैप्टर्स पर काम करने का टाइम ही नहीं, वक्त ही नहीं मिल पाता है। ठीक है, अब ये जो रेशियो, ये जो इसेंट्रिसिटी है, ये मुझको पैराबोला में भी बतानी चाहिए थी। तो मैंने पैराबोला में रेशियो तो पढ़ाया है आप लोगों को, लेकिन ये नहीं पढ़ाया, ये बात वहाँ नहीं बताई कि उस रेशियो को हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं, और ये अपराध हो गया है। बस यही सब दिक्कत है, इसीलिए लेक्चर जो है कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, सिंक्रोनाइज वे में चीज़ें चल नहीं पाती हैं। दिस रेशियो इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी ऑफ द, एक्चुअली इसेंट्रिसिटी ऑफ द कर्व लिखना ज्यादा ठीक है, मगर ऐसे लिखो ना और अच्छा, इसेंट्रिसिटी ऑफ द कर्व दैट इज एलिप्स, और ये इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से कम रहती है एलिप्स के केस में। पैराबोला के केस में ये इसेंट्रिसिटी 1 के बराबर होती है, सर्कल के केस में ये इसेंट्रिसिटी 0 हो जाती है। क्या लिख रहा है भैया, दोनों डायरेक्ट्रिक्स की V1 V2 से डिस्टेंसेस इक्वल होगी ना? हाँ बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, V1 V2 से डिस्टेंसेस बिल्कुल इक्वल होंगी। अभी हम लोग एनालाइज कर रहे हैं इसको,
आप नोट कर लीजिए, अभी हम लोग इसको एनालाइज कर रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। और बिल्कुल दिमाग खाली करके पढ़ना, बिल्कुल दिमाग खाली करके पढ़िएगा। सूर्यांश मीटिंग लीव करके ज्वाइन कीजिए, स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है। घबराना नहीं, हड़बड़ाना नहीं, बातों को ध्यान से समझिएगा। कल तक हम लोग एलिप्स की डेफिनेशन दूसरी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे कि एलिप्स के कोई पॉइंट का उसके दोनों फोकस से, उसके दोनों फोकाई से डिस्टेंसेस का सम एक कांस्टेंट होता है, यही पढ़े थे ना। एलिप्स के किसी पॉइंट का उसके दोनों फोकाई से डिस्टेंसेस का सम हमेशा एक कांस्टेंट होता है, ठीक। और वो कांस्टेंट उस एलिप्स की मेजर एक्सिस के लेंथ के बराबर होता है, 2a के बराबर होता है। कल तक हम लोग यही डेफिनेशन पढ़े थे, इसी डेफिनेशन पे पूरा एलिप्स एनालाइज किया है, उसी डेफिनेशन पे स्टैंडर्ड इक्वेशन भी निकाली है, उसी डेफिनेशन से हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी डिफाइन की है, सब कुछ। एक्चुअली हमारा एलिप्स हो चुका है, ये हम बस एक एडिशनल चीज़ पढ़ रहे हैं, ये सब हम बस एक एडिशनल चीज़ें पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ाना ज़रूरी है यार, एनसीईआरटी में नहीं दिया था, मैं सोचा कि स्किप कर दूं, लेकिन इसको पढ़ाना ज़रूरी है। क्या आपने नोट कर लिया? Okay. The eccentricity of an ellipse is the ratio of the distances from the center of the ellipse to one of the foci and to one of the vertices of the ellipse. और इतना ज़्यादा तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ कि जो कुछ भी मैंने कथा लिखी है ए लिखा भाई। ये वर्टेक्स जो है, ये डायरेक्ट्रिक्स
यहाँ तक जो आप लिखे थे ना इसेंट्रिसिटी के बाद उसके आगे लिखिएगा, ये जो आपने इसेंट्रिसिटी लिखा उसके बाद आगे लिखिएगा। हर फोकस के करस्पॉन्डिंग एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगी, हर फोकस के करस्पॉन्डिंग एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगी। F1 के करस्पॉन्डिंग एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन है L1 L, और F2 के करस्पॉन्डिंग एक डायरेक्ट्रिक्स है M। ये मैं आफ्टर ये एनालाइज्ड डेफिनेशन है, ये हम लोगों ने एलिप्स को एनालाइज करने के बाद ये सारे कंक्लूजन निकाले हैं। ये जो वर्टेक्स V1 है ये सेंटर से उतनी डिस्टेंस पर होता है जितनी डिस्टेंस पर ये डायरेक्ट्रिक्स होती है। मतलब एक तरह से ये वर्टेक्स, ये जो वर्टेक्स है ये डायरेक्ट्रिक्स और माइनर एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स और माइनर एक्सिस के ठीक बीच में होता है। ये जो वर्टेक्स है एलिप्स का ये डायरेक्ट्रिक्स और माइनर एक्सिस के ठीक बीच में होता है। सो अगर इस the vertex is the mid exactly between लिख दीजिए, the vertex lies exactly between the directrix and minor axis। और इस हिसाब से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, अच्छा चलो इक्वेशन लाइन की इक्वेशन हम लोग बाद में बात करें। ये सब नोट कर लीजिए।
व्हेन विल यू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब ऑफ दिस चैप्टर? हाँ यार सफल, मैं आजकल में अपलोड कर दूंगा। मैं आजकल में इसे अपलोड कर दूंगा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि वो उन वीडियोस को डाउनलोड करना पड़ता है। डाउनलोड करके फिर मतलब ये भी प्रॉब्लम नहीं है यार, टाइम देने वाली बात है। पागल की तरह ज़िंदगी हो रखी है। ऐसे ही थोड़े टाइम और चल जाएगा तो आदमी कोरोना से बाद में मरेगा, ऐसे ही पागल होकर के गली में घूमने लगेगा। अभी कुछ लिखना नहीं यार इसके आगे, ठीक है। सी चाहिए हमको, सी।
दो तरफ से निकालना पड़ेगा ना, सीधे सीधे नहीं आ जाएगा। बुक में भी सेंट्रिसिटी की वही डेफिनेशन दी है अमन, मैंने कोई डिफरेंट मतलब आप आप ये समझिएगा कि मैंने सेंट्रिसिटी क्या डेफिनेशन दिखाई है। ए भाई, मैं जो सेंट्रिसिटी की डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ वही एग्जैक्ट डेफिनेशन है, क्योंकि वही डेफिनेशन आप पैराबोला में भी पढ़ोगे, वही डेफिनेशन आप एलिप्स में भी पढ़ोगे, वही डेफिनेशन आप हाइपरबोला में भी पढ़ोगे। ठीक है, एनसीईआरटी ने, मैं कह सकता हूं कि बहुत आसान तरीके से एक इनफॉर्मल तरीके से एलिप्स को बता दिया कि आपसे एक्सरसाइज लग जाए, बस आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको उसमें कोई दिक्कत होगी, बस एक होता है ना इनफॉर्मल, एक होता है कि सटीक बातें पूरी ना बताना। ठीक है, बस ऊपर ऊपर से एलिप्स का एक इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन दे दिया गया कि ये चीज़ें होती हैं। मैं चाह रहा था कि सी को फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है, इसके आगे हम लोग कल करेंगे। मुझे जेन्युइनली समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली मैं पुरानी डेफिनेशन यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि मैंने जो डेफिनेशन अभी आपको बताई है, जो हम लोग पढ़े हैं, उसी के बेसिस पर मैं सी की वैल्यू निकाल पाऊँ। तो मैं देखूंगा, मैं अगर इसमें कोई उपाय लग जाएगा, अगर मैं सी की वैल्यू निकाल पाया तब तो ठीक है। ठीक है, और अगर मैं सी की वैल्यू नहीं निकाल पाया तो छोड़ दूंगा। सी की वैल्यू निकल जाएगी। आप लोग एक काम करो, 5 मिनट ब्रेक ले लो। आप लोग एक काम करो, 5 मिनट ब्रेक ले लो। हम लोग क्लास 5 मिनट बाद कंटिन्यू करेंगे। जल्दी में तो नहीं है कोई? 5 मिनट बाद पढ़ लोगे कि कल पढ़ लोगे? ठीक है भाई, बाकी स्टूडेंट्स भी बता दीजिए। आप लोग तब तक, हाँ बात ये है ना कि कल फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा। मुझे थोड़ा 5 मिनट एकदम स्थिर स्थिर दिमाग से लीजिए। हाँ, मुझे थोड़ा 5 मिनट स्थिर दिमाग से सोच लेने दीजिए। ऐसा है ना कि ये भी दिमाग में रहता है कि स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और वो टीचर को सोचते हुए देख रहे हैं, है ना, तो थोड़ा सा दिमाग में मेंटालिटी वगैरह बदल जाती है और आदमी फोकस नहीं कर पाता। तो आप लोग थोड़ा सा देखो। हो गया भाई, हो गया।
आ जाओ। मैं दो काम एक साथ कर दे रहा हूं। अमन ने कहा था कि एनसीईआरटी में इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन कुछ और दी है। अमन की बात भी जस्टिफाई कर दे रहे हैं और हम जो करना चाह रहे थे वो भी कर लेते हैं। हाँ भाई, मेरी बात खूब ध्यान से सुनिएगा। सारे स्टूडेंट्स यही हो ना? सब लोग यही हो ना? सुन रहे हो ना? कोई कहीं चला तो नहीं गया? मतलब, हाँ। हाँ सुनो, अभी अभी हम लोगों ने कहा है ना, कि एलिप्स का जो पॉइंट है, एलिप्स पर जो पॉइंट है, उस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और उस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। अच्छा, और वो कांस्टेंट ई होता है, इसेंट्रिसिटी। उस कांस्टेंट को हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं, ई से डिनोट करते हैं। ठीक, जब यही पॉइंट V2 की जगह आएगा, एलिप्स के किसी भी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट होता है। तो ये रूल तो वर्टेक्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा, ये रूल तो वर्टेक्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा। हेंस नहीं, सिंस V2 lies on ellipse, hence इस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस V2F2 अपॉन इस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, इसको क्या लिख लिया जाए? इसको लिख लिया जाए n, इसको लिख लिया जाए n, V2n। ये भी कांस्टेंट होगा और वो इसेंट्रिसिटी के बराबर होगा, और इसेंट्रिसिटी 1 से कुछ कम होती है। भाई V2 भी जो है वो एलिप्स का ही पॉइंट है, और एलिप्स का हर पॉइंट का, एलिप्स के किसी भी पॉइंट की उसके फोकस से डिस्टेंस और करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंसेस का रेशियो जो है वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और, अभी अभी ये बताया गया है से फोकस वो चाहिए। V2 की जगह तो इधर लिखो, V2 की जगह तो मैं V2 लिखूंगा, V2 ये दिक्कत कर जाएगा यार। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। V2F2 को मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, V2F2 को मैं लिख रहा हूं OV2 माइनस OF2, OV2 माइनस OF2 अपॉन V2F2 को मैंने लिखा है, इस डिस्टेंस को लिखा है OV2 माइनस OF2। OV2 में से OF2 माइनस कर देंगे तो V2F2 बचेगा। अच्छा, V2N जो डिनोमिनेटर आपको दिखाई दे रहा है, V2N, ये V2 से इस डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस। अच्छा, अभी अभी मैंने बताया था कि जो वर्टेक्स है, एलिप्स का जो वर्टेक्स है, वो माइनर एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स के ठीक बीच में होता है। मतलब V2N लिखें या V2O लिखें, एक ही बात है। V2N लिखूं या V2O लिखूं, एक ही बात है, क्योंकि V2 की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस और V2 की सेंटर से डिस्टेंस बराबर होगी। ये पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स और माइनर एक्सिस के ठीक बीच में होता है। तो V2N की जगह मैं लिख दे रहा हूं V2O। यहां पे लिख लीजिएगा, सिंस V2N इज इक्वल्स टू V2O। इससे आपको याद रहेगा कि V2N की जगह V2O कैसे आ गया। अब इन दोनों को अलग अलग कर लीजिए। कहां करेंगे अलग अलग?
इन दोनों को अलग अलग कर लीजिए, ओ वी टू अपॉन ओ वी टू 1 आएगा, ओ एफ टू अपॉन ओ वी टू, ओ एफ टू अपॉन ओ वी टू ई आ जाएगा। बस आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, बस छोड़ दो, यही तो टॉपिक फंस गया है। ये भी ऐसा है कि यहां तक नोट कर लो, यहां तक, यहां तक नोट कर लीजिए, और हो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ये नीचे की कुछ लाइंस कट भी करवा सकता हूँ आपको, बट आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है मुझे अपनी टर्मिनोलॉजी और एनसीईआरटी टर्मिनोलॉजी के बीच में। एनसीईआरटी में सी अपॉन ए ई आ रहा है, एनसीईआरटी में जो अमन डेफिनेशन आप बता रहे थे वो सी अपॉन ए ई आ रहा है, और मेरा सी अपॉन ए 1 माइनस ई आ रहा है। या तो ठीक है, मैं ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। यहां तक जो कुछ भी पढ़ाया गया है ना, यहां तक, यहां तक, यहां तक की बातों को आप रिवाइज कीजिएगा। अभी क्वेश्चंस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो एग्जांपल्स लगा सकते हैं, आप चाहें तो एग्जांपल्स लगा सकते हैं, क्वेश्चंस लगाने की भी जरूरत नहीं है, एग्जांपल आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। थ्योरी खूब अच्छे से बार बार पढ़िए, एलिप्स क्या है, ऑब्जर्व डेफिनेशन, जो डेफिनेशन हम लोगों ने डेरिवेशन किया वो डेफिनेशन क्या है, एनालिटिकल डेफिनेशन क्या है, जो हम डायरेक्ट्रिक्स और फोकस से डिस्टेंस वाली जो रेशियो इसेंट्रिसिटी वाली डेफिनेशन है वो क्या है, ये सारी बातों को आप अच्छे से रिवाइज रखिएगा। हम लोग इसके बारे में कल बात करेंगे। यहाँ तक नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग कल बात करेंगे।